मैं डॉक्टर JL गोयल हूँ। मैं प्रोफेसर और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ, ऑफ्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा। वर्ल्ड साइट डे एक इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वालों का सबसे पहले उन्होंने कमेमोरेट किया था और उन्होंने WHO की एसोसिएशन के साथ ये शुरू किया था और लायंस इंटरनेशनल क्लब फाउंडेशन ने इसको सबसे पहले 8 अक्टूबर 1984 में इसको फर्स्ट वर्ल्ड साइट डे मनाया था और ये कहा था कि हर अक्टूबर में हर सेकंड थर्सडे को ये वर्ल्ड साइट डे मनाया जाएगा। इसमें बेसिकली इम्पोर्टेंस आई हेल्थ की है। आई हेल्थ मीन्स इसको हमारी आइज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए ये वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है। प्रोटेक्शन के लिए हमारे को प्रिवेंट करनी पड़ती हैं डिजीज़, तो प्रिवेंशन के लिए इसका सबसे पहले एक तो अर्ली डायग्नोसिस ज़रूरी है। सबसे पहले जैसे जल्दी से जल्दी इसका आई का कोई प्रॉब्लम है, यदि वो डायग्नोज हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। जबकि एडवांस स्टेज में यदि डायग्नोसिस होता है तो तब आई स्पेशलिस्ट के भी हाथ बंध जाते हैं और वो कई बार हम प्रिवेंट नहीं कर सकते ब्लाइंडनेस को। तो इसके लिए हमारे को डिफरेंट एजेस में हमारे को आई चेकअप रेगुलरली करवाते रहना पड़ता है। जैसे कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम ये देखना होता है, यदि वो प्री मैच्योर बच्चा है, यदि टाइम से पहले पैदा हो गया तो उसका सबसे ज़रूरी है कि उसका जो पर्दे का एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पर्दे की डैमेज होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जब बच्चा 34 सप्ताह से पहले पैदा हो जाए। दूसरा ये है कि यदि बच्चा नॉर्मल भी पैदा होता है तो भी आई स्पेशलिस्ट का एग्जामिनेशन ज़रूरी है, क्योंकि कई डिजीज़ ऐसी हैं या कई बीमारियां ऐसी हैं जो कि उसी बाय बर्थ होती हैं। जैसे कि काला मोतिया है, जैसे कंजेनिटल ग्लोकोमा जिसको हम बोलते हैं, या कईयों के कैटरेक्ट भी बाय बर्थ हो जाता है और कईयों के कोई आंख के अंदर ऐसा ट्यूमर भी होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। कईयों का बच्चों का जैसे पैदा होते हैं उनका महंगापन होता है। तो ये चीज़ें सारी एक आई स्पेशलिस्ट बर्थ पे ही यदि असेस कर लेता है और उसको डायग्नोज कर लेता है तो उसको एप्रोप्रिएट टाइम पे उसका ट्रीटमेंट संभव होता है ताकि फर्दर डैमेज ना हो। उसके बाद बर्थ के बाद जैसे बच्चा स्कूल जाने से पहले हर एक बच्चे का आई एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि उस एज पे या तो बच्चे के कई बार ये होता है कि उसको रिफ्रैक्टिव एरर होती है, मीन्स बच्चे को दूर से दिखाई नहीं देता, तो उसको करेक्ट करना, चश्मा देना उस टाइम ज़रूरी होता है। दूसरा ये है कि महंगापन भी उसी एज में ज़्यादातर बच्चों का होता है, जो कि उसी टाइम ट्रीट होना चाहिए। और यदि हम ग्लासेस उनको टाइम से ना दें तो बच्चे की आंख जो लेज़ी आई हो जाती है, जिसमें कि ये होता है कि भी यदि हम बाद में चश्मा भी देंगे तो भी उसकी जो विज़न वो प्रॉपरली वापस नहीं आती। तो इसलिए लेज़ी आई को प्रिवेंट करने के लिए हमारे को चाहिए कि उसकी यदि रिफ्रैक्टिव एरर है या उसको बच्चे को यदि ग्लासेस की ज़रूरत है तो उसको अर्लीस्ट स्टेज पे देनी चाहिए। और इसके अलावा विटामिन ए डेफिशिएंसी, स्पेशली जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक्स स्टेटस वाले फैमिलीज़ होती हैं, उनके बच्चों में ये विटामिन ए डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन होती है। ऑल्दो हम स्कूल में 6 या आंगनवाड़ी वर्कर्स भी हमारे यहाँ पे 6 महीने से 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए की डोज पिलाते हैं, जो कि 2 लाख यूनिट देते हैं, जो कि 6 महीने तक काफ़ी रहती है। तो यदि वो रेगुलरली लेते रहें तो विटामिन ए डेफिशिएंसी नहीं होती। तो यदि विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है तो बच्चे को रात को दिखना कम हो जाता है, जैसे ही शाम हो जाएगी वो उसको दिखाई देना बहुत कम हो जाता है।
दूसरा ये है कि विटामिन ए डेफिशिएंसी हुई तो साथ में उसमें उनकी जो पोषण भी कम होता है, तो माल नरिशमेंट भी उसके साथ एसोसिएटेड होती है। तो कई बार बच्चों को उसमें उसकी जो पुतली है उसमें मेल्ट हो जाती है, मीन्स उसमें फोला पड़ जाता है, या उसमें सफ़ेदी आ जाती है, या उसको मेल्टिंग हो जाती है। तो ऐसी ये काफ़ी सीवियर डिजीज़ होती है जिसको कि हम विटामिन ए दे के उसको करेक्ट करते हैं। फिर ये होता है कि जैसे ही बच्चे और बड़े होते हैं तो वो स्कूल में मोबाइल, टीवी और लैपटॉप पे ये सारा दिन लगे रहते हैं, जिससे कि बच्चा जब ये इनको देखता है तो ब्लिंक नहीं करता। ब्लिंक नहीं करने की वजह से उनको ड्राई आई का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस ड्राई आई को प्रिवेंट करने के लिए हम बच्चों को एडवाइस करते हैं कि वो 20-20-20 का रूल फॉलो करें। उसका मतलब ये है कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए बच्चा 20 फुट की ज़्यादा दूरी से उसको कोई भी चीज़ को देखे। उससे क्या है, 20 फुट की जब से ज़्यादा दूरी को कोई भी चीज़ देखता है तो उसकी आई को रिलैक्सेशन मिलती है। दूसरा ये है कि बच्चे को चाहिए कि भी थोड़ा सा ब्लिंकिंग भी ज़्यादा करे ताकि उसको ड्राइनेस ना प्रेसिपिटेट हो। उसके बाद जब बच्चा जैसे 20 साल की उम्र में आ जाते हैं, 15-20 साल की उम्र में, उसमें कुछ ऐसी डिजीज़ होती है कि जिसमें कि विज़न जो है ना वो कम होता जाता है। जैसे कि एक डिजीज़ होती है जिसमें कि केराटोकोनस की डिजीज़ होती है, जिसमें कि कॉर्निया की शेप बदल जाती है, वो कोनिकल सी हो जाती है शेप। उससे क्या है कि विज़न काफ़ी डिटीरियोरेट हो जाता है। जब वो अडल्ट हो जाते हैं तो बच्चे ज़्यादातर अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे या टीवी पे टाइम ज़्यादा व्यतीत करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो ऐसी लैपटॉप पे देखते हैं तो वो ब्लिंक कम करते हैं। उससे क्या है कि आँखों में ड्राइनेस हो जाती है। तो ड्राइनेस की वजह से उनकी आँखों में बार बार खुजली होती है या आँख लाल हो जाती हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम उनको कहते हैं कि रिलैक्सेशन बीच बीच में करनी चाहिए। उसके लिए हम कहते हैं कि 20-20-20 का रूल फॉलो करें। मीन्स हर 20 मिनट के बाद उनको चाहिए कि 20 फुट से ज़्यादा दूरी पे किसी भी चीज़ को देखें और ये 20 सेकंड तक देखते रहें। तो उससे क्या है कि आँखें रिलैक्स हो जाती हैं और आँखों की हेल्थ ठीक रहती है। फिर दूसरा ये है कि इसी उम्र में बच्चों को स्पेशली जब दिवाली पे या दशहरा पे या फिर होली पे ये जब खेलते हैं तो वो होली पे जैसे रंग मसलते हैं तो आँखों के अंदर इनमें यदि रंग चला जाता है, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल कलर्स होते हैं जो कि सस्ते होते हैं और मार्केट में खूब बिकते हैं, तो उसकी वजह से आँखों में काफ़ी डैमेज होता है और जो पुतली का डैमेज होने की वजह से पुतली सफ़ेद हो जाती है। दूसरा ये है कि जैसे दिवाली के टाइम में जब पटाखे चलते हैं तो पटाखा कई बार हाथ में पकड़ के चलाते हैं, बच्चे भी चलाते हैं, अडल्ट भी चलाते हैं, तो उसमें आँख के ऊपर ब्लास्ट कर जाता है तो एकदम वो पर्दा फट सकता है, पुतली भी फट सकती है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है। तीसरा ये है कि दशहरा के टाइम में स्पेशली जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो एक दूसरे को तीर कमान से खेलते हैं और तीर कमान से जब तीर आँख में लग जाता है तो ये टोटल ब्लाइंडनेस कर देता है। और दूसरा जो किसान भाई होते हैं तो वो स्पेशली जब फसल काटने का टाइम आता है तो वो जब फसल काट रहे होते हैं, स्पेशली जब गन्ने के खेत में जब फसल काट रहे होते हैं तो वो जब फसल की कटाई के टाइम गन्ने का जो लीफ होता है उसका एज ब्लेड शार्प होता है, तो उससे जैसे ही वो टर्न करते हैं अपना मुंह दूसरी तरफ तो उसमें क्या है कि वो गन्ने का लीफ उनके कॉर्निया को या पुतली को काट देता है। उससे क्या है कि भी वो बाद में आँख में फोला पड़ जाता है।
दूसरा ये है कि जैसे वो जाते हैं कभी झाड़ियों में से निकलते हैं तो उनमें क्या होता है कि भी जो कांटे होते हैं तो कांटे आँख पे लग जाते हैं तो उससे भी अल्सर बन जाता है। तीसरा ये होता है कि इंसेक्टिसाइड्स भी काफ़ी आजकल यूज़ होते हैं तो इसकी वजह से भी इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग का भी होता है और आँखों में भी उसका असर पड़ता है। उसके बाद जैसे 40 साल की उम्र के बाद हमारा एम होता है कि हर एक को एग्जामिनेशन अपना करवाना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में हमारे काले मोतिया, सफ़ेद मोतिया या फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और उसकी वजह से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं रेटिना के ऊपर वो आ जाती हैं। फिर लोगों को ड्राइनेस हो जाती है आँखों में। और जब 60 साल की उम्र के बाद तो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन एक ऐसी पर्दे की बीमारी है जिसमें कि विज़न जो है ना या नज़र धीरे धीरे कमती होती जा रही है। तो ऐसी ये सारी डिजीज़ को हमारे को पिकअप करना है बहुत अर्ली। अर्ली मीन्स जैसे डायबिटीज़ किसी की डायग्नोज होती है, हाइपरटेंशन डायग्नोज होती है, तो उनको चाहिए कि वो हर साल अपना रेगुलर आई चेकअप करवाते रहें, चाहे वो नॉर्मल ही हो तो भी आई स्पेशलिस्ट को चेकअप करवाते रहें। क्योंकि शुरू में जब डैमेज शुरू होता है तो तब नज़र कमज़ोर नहीं होती, लेकिन नज़र कमज़ोर तो काफ़ी लेट स्टेज में होनी शुरू हो जाती है। पर जब नज़र कमज़ोर होती है तो डिजीज़ काफ़ी एडवांस हो चुकी होती है, तो इसलिए उससे पहले ही उसको पिकअप करना ज़रूरी है। जैसे काला मोतिया है तो उसको हम चाहे मेडिसिन से ट्रीट करें या फिर ऑपरेशन से करें। सफ़ेद मोतिया है तो यदि हम मोतिये का ऑपरेशन कर दें तो उसकी रोशनी वापस आ जाती है। यदि कोई किसी को खुश्क आई है तो उसकी वजह से भी कॉर्निया में हेजीनेस आ जाती है, तो पुतली को बदल के हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है तो शुरू में तो हम उसको डायबिटीज़ की वजह से कैटरेक्ट भी हो सकता है, ग्लूकोमा भी हो सकता है और रेटिना का भी डैमेज हो सकता है। तो रेटिना का डैमेज हम अर्ली स्टेज में पिकअप कर लेते हैं तो वो जो प्रिवेंट किया जा सकता है विजन लॉस को और ब्लाइंडनेस को प्रिवेंशन की जा सकती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर की यदि बीमारी होती है तो ब्लड प्रेशर में हार्ट अटैक और स्ट्रोक ही नहीं होते, तो आँख की भी नसें बंद हो जाती हैं तो एकदम ब्लाइंडनेस आती है, तो ये भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि आजकल जो पुतली की बीमारियों की वजह से ब्लाइंडनेस बच्चों या अडल्ट्स में काफ़ी कॉमन होती है, तो उसके लिए पुतली बदलना ही उसका इलाज होता है। यदि पुतली सफ़ेद हो गई है तो पुतली बदलने के लिए हमारे को चाहिए कि हमारे को आई डोनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी पुतली हम मुर्दे की पुतली निकाल के उसमें चेंज कर देते हैं तो उसकी रोशनी वापस आ जाती है। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया में, जो कि कैटरेक्ट वाले जो मरीज़ होते हैं उनको तो आप सोच लो कि 1 या 2 दशक ही जीना होता है तो उसके ब्लाइंड ईयर कम हो जाते हैं। जबकि ये बच्चों में ब्लाइंडनेस होती है जो कि पुतली की वजह से होती है, तो इनको 5 या 6 डिकेड तक उनको ब्लाइंडनेस रहती है। तो इससे क्या है कि देश के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन भी हो जाता है, वो लोग अपना कमाई भी नहीं कर पाते और वो हैंडीकैप पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो इसको इलाज इसका सिर्फ पुतली बदलने का है। तो यदि हम आई डोनेशन करते हैं तो ये ब्लाइंडनेस इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अदरवाइज़ ये हम इस टाइम हमारे को ज़रूरत है 2 लाख आई डोनर्स की ज़रूरत है, जबकि हमारे को इस टाइम सिर्फ मिल रही हैं 50,000 आई डोनर। उसमें से भी हमारे को 25,000 आँखें ऐसी होती हैं जो कि हम यूज़ में ला सकते हैं और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसलिए चाहिए, हर एक को चाहिए कि भी जैसे ही किसी की मृत्यु होती है सगे संबंधियों की, तो उनके बच्चों को चाहिए कि वो इमीडिएटली कोई भी आई बैंक जो नियरेस्ट आई बैंक हैं उनको इन्फॉर्म करें,
जैसे हमारे ग्रेटर नोएडा में तो शारदा में एक हमारे पास शारदा आई बैंक है, आप हमें इन्फॉर्म करिए, जस्ट एक फ़ोन कॉल ही करनी है, उसके बाद हमारी टीम अपने आप जाएगी और वहीं पे जहाँ पे डेड बॉडी होती है वहीं से जाके आँख उसका निकालेगी और फिर उसके बाद उसको ट्रीट करके फिर हमारे को उसको हम जो भी हमारा वेटिंग पेशेंट होते हैं जिसकी पुतली की वजह से ब्लाइंडनेस होती है उसको हम ऑपरेट करके उनको दोबारा उसको रोशनी देते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भी यदि हमने आइज़ डोनेट कर दी तो अगले जन्म में हमारे को ब्लाइंड पैदा होते हैं। ये सारे मिथ्स हैं जिसको कि कोई बेस नहीं है और हर एक धर्म भी यही कहता है कि भी यदि आप किसी भी तरीके का दान करते हैं, स्पेशली अंग दान, तो ये एक महादान होता है। तो हम जैसे कहते हैं कि भी ड्यूरिंग लाइफ टाइम तो आपको चाहिए कि ब्लड डोनेट करें, पर जब डेथ होने के बाद आप अपनी आँखों को दान किया जाए। तो दूसरा कुछ लोग ये सोचते हैं कि भी मेरे को तो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या मेरे तो चश्मा लगा हुआ है तो मेरी आँख तो कोई यूज़ नहीं होती। ऐसा नहीं है। तो आँख हमेशा यूज़ हो सकती है, चाहे उनको ये भी बीमारियां हैं। कुछ कहते हैं कि भी किस एज में आई डोनेशन करनी चाहिए। किसी भी एज में आई डोनेट हो सकती है। 6 महीने से लेके 75 साल तक हम किसी भी उम्र के बंदे की हम आँख ले सकते हैं। यदि इससे भी ज़्यादा उम्र का भी हो या कम उम्र के भी होते हैं तो भी हम यदि आई कोई डोनेट करता है तो वो हम रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कभी भी हम आई को वेस्ट नहीं होने देते। तो इसलिए हम अभी फिर भी मैं नटशेल में ये कहूँगा कि इस वर्ल्ड साइट डे में हमारा जो थीम है, जो एम है, वो है लव योर आइज़। लव योर आइज़ मीन्स अपनी आँखों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखें, रेगुलर आई चेकअप कराएं और यदि उसको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो ट्रीटमेंट भी एक एक्सपर्ट आई स्पेशलिस्ट से ही लें। और कभी भी सेल्फ मेडिकेशन करने की कोशिश मत करें। कुछ लोग होते हैं कि आँख लाल होगी तो केमिस्ट के पास जाते हैं तो वो डायरेक्टली उनसे कोई स्टीरॉयड ड्रॉप्स ले लेते हैं जिसका कि बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है और यदि लॉन्ग टर्म तक लेते रहोगे तो उसमें सफ़ेद मोतिया भी हो सकता है और काला मोतिया भी साइड इफ़ेक्ट के तौर पे हो सकता है। हमारे पास ऐसे मरीज आते भी हैं जिनको कि लॉन्ग टर्म सेल्फ मेडिकेशन की वजह से उनकी आंखें भी ख़राब हो गई हैं। तो इसलिए इन द नटशेल हम यही कहेंगे कि लव योर आइज़ एंड गेट योर आइज़ रेगुलरली चेकड अप और जैसे ही अर्लीस्ट डैमेज आई स्पेशलिस्ट आपको इन्फॉर्म करता है तो उसका इलाज करवाएं। थैंक यू।